हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं गणित के प्रश्न स्टार्ट करने जा रही हूँ। राजन सीरीज़ की जो डीएलएड की बुक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है राजन सीरीज़ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित की बुक। तो मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट किया है। ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, आप सपोज़ करिए कि ये है हम लोग का बगीचा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, ठीक, ये है 115 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई होती है ये है 45, ये है हमारी 45। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणे L प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये जो ब्रैकेट का निशान होता है तो यहाँ पर हमेशा गुणे का निशान होता है, ये हिडन होता है ऐसे करके। तो उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है 115 और चौड़ाई दी हुई है 45। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का 2 गुणे, ये हम लोग का हो जाएगा 160, 160। और जब 2 को गुणा करेंगे 160 से तो हम लोग का आंसर आएगा 320 मीटर, यानी कि इतने तार की आवश्यकता होगी हम लोग को पूरे बगीचे को घेरने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप लोग ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही करके एक जो आयत होता है उसका जो चारों ओर की माप होती है उसको ऐसे ही निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वो है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो भुजा यानी कि ये जो हम लोग का एक लाइन दिया हुआ है ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये एक लाइन दी होती है ना इसको बोलते हैं भुजा। ये देखिए, ये है एक सिंगल भुजा, ये है भुजा। तो इसमें लिखा हुआ है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न भी 2024 में आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग एक भी इसमें स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि समबाहु का मतलब क्या होता है। समबाहु का मतलब ये होता है कि जिसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ए बी है वो भी बराबर है बी सी के, और जो बी सी है वो भी बराबर है सी ए के। यहाँ की मतलब ये हुआ कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो एक समान है। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनकी तीनों भुजा एक समान है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उससे हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें जो 2 भुजा रहती है वो तो एक समान रहती है, लेकिन जो एक भुजा रहेगी वो असमान है। यानी कि ए बी तो बराबर है बी सी के, यानी कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के, लेकिन बी सी सी ए के बराबर नहीं। ये देखिए, ये जो भुजा है ना वो सी ए के बराबर नहीं है। तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होगी और एक भुजा असमान होगी। अब विषम बाहु को हम लोग समझते हैं, तो विषम बाहु में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ये जो तीनों भुजाएं होती हैं ये असमान होती है, ना ए बी बराबर है बी सी के और ना बी सी बराबर है सी ए के। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, समबाहु त्रिभुज में जो हम लोग की भुजाएं रहेंगी वो तीनों ही समान रहेंगी। मतलब ये वाली भुजा भी समान बराबर है, ये वाली भी बराबर है और ये वाली भी बराबर है। ये हो गया हम लोग का समबाहु, ये हो गया हम लोग का समबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 भुजाएं रहती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 2 भुजाएं समान रहेंगी, मतलब कि ये वाली जो है ये इससे बराबर रहेगी, लेकिन ये जो नीचे वाली है एक असमान रहती है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और विषम बाहु में ऐसा होता है कि
विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि इसमें कि इसकी जो तीनों भुजाएं रहती हैं, इसकी जो तीनों भुजाएं रहती हैं वो असमान रहती है, यानी कि ना ये इसके बराबर है और ना ये इसके बराबर है। तो ये हम लोग का हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप ये तीनों नोट कर लीजिए कि इन लोगों में क्या क्या फ़र्क होता है, इन तीनों त्रिभुजों में क्या क्या फ़र्क होता है। तो यहीं पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से देख लेना है। और ये इक्वेशन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए, तो ये सब आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही इसको समझ कर लिखना है। ठीक है, और ऐसे ही डायग्राम भी बनाना है, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़रा सा भी अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगे तो आप मेरे से वापस से पूछेगा, मैं आपको वापस से बताऊँगी। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा, तो बताइए कोट कितने में बेचा। तो यानी कि हम लोग ये पूरा इसका जो हल है वो दिया हुआ है, मैं आपको नए पेज पे बताती हूँ। यानी कि एक दुकानदार है, उसने कोट को 1500 रुपये की छूट देकर बेचा। तो सबसे पहले हम लोग 1500 का 25% कितना होता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, 1500 लिखना है, गुणे परसेंट का मतलब हमेशा बटे में 100 आएगा, हमेशा बटे में 100 आएगा। ठीक है, परसेंट का हमेशा मतलब होता है हमेशा बटे में 100 आएगा। तो फिर ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 15 गुणे 25, जिसको करने पे आएगा 375। यानी कि उस दुकानदार ने कितने रुपए की छूट दी, 375 रुपये की छूट दी। यानी कि 1500 रुपये का कोट था और उसने 375 रुपये छूट में दे दिए। तो उसने कोट कितने का बेचा, 1125 रुपये का उसने कोट बेचा। यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल मैंने आपको एकदम इजीली सॉल्व करके बता दिया है। आपको ऐसे लिखना है कि कोट के सबसे पहले इन लोगों ने निकाल लिया है कि 1500 का 25% कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि 1500 का 25% होता है हम लोग का 375 रुपये। यानी कि 375 रुपये का छूट उसने कोट में दिया। फिर कोट का विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब होता है बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। यानी कि उसने कितने में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर बिक्री मूल्य। ठीक है ना, तो उसने 1500 रुपये का कोट था और 375 रुपये की छूट दी, तो उसने 1125 रुपये में कोट को बेचा। तो आप इसको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही मतलब उसका थ्योरी में लिखेगा। बाकी परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता दिया है। परसेंटेज में हमेशा 25% का मतलब बटे में 100 आएगा। अगला जो प्रश्न नंबर 4 है वो है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो मैं आपको ये प्रश्न अगले पेज पे करके बताती हूँ। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो दो संख्याएं हैं तो वो माना संख्या, वो जो एक जो संख्या है वो है 5x और जो दूसरी संख्या है वो है 7x। ठीक है ना, ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF, इसको इंग्लिश में HCF महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं और लघुत्तम को बोलते हैं LCM। ठीक, तो पहली संख्या है हम लोग की 5x और दूसरी संख्या है हम लोग की 7x। बराबर कर लेंगे, HCF दिया हुआ था इसमें
5 और एलसीएम दिया हुआ था 175। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर कर लेंगे और ये जैसा है वैसे ही इसको उतार लेंगे। 5 × 175 बटे में कर लेंगे 5 × 7। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा और 7 एक कम होता है 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक, तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 5 क्योंकि 25 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बड़ी संख्या निकालेंगे कि बड़ी संख्या उसमें से कौन थी। 5:7 दिया हुआ था, तो इन दोनों में जानते हैं कि 7 बड़ी संख्या है। तो अब इसको हम लोगों ने माना संख्या, हम लोगों ने माना था कि वो जो संख्या है वो 7x है। तो अब 7 में हम लोग को मालूम चल गया है कि ये हो गया 7 और x का मान हम लोग को मालूम चल गया है 5, तो ये आ गया 35। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, वो है हम लोग की 35। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो संख्या, बड़ी संख्या कौन सी आई है, वो आई है 35। ठीक है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो वहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रश्न नंबर 5 से। तो ऐसी ही तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें।